तो हिस्ट्री में लिखेंगे पहली बात कि सबसे पहले आए थे महर्षि कनाड, जिन्होंने परमाणु नाम का वर्ड दिया था। इन्होंने परमाणु किसको बोला था? किसी भी मैटर का लास्ट अनडिविजिबल पार्ट जो पड़ता है उसको इन्होंने नाम दिया था परमाणु। और इसके बाद दो और लोग आए, डेमोक्रेट्स एंड, अब इसका तो नाम भी लेना नहीं आ रहा मेरे को, ल्यूसिपस। हाँ, ल्यूसिपस। इन्होंने क्या करा? नेम्ड एटम टू द अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। हाँ, तीसरा साइंटिस्ट ये है एंटोनी। कहा है एंटोनी का नाम? ये रहा, एंटोइन एल लेवोशियर। gives two important laws of chemical combination। आइए, तो ये तो थी हिस्ट्री। दूसरी बात, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो 5-6 लॉज हैं, बट आपके लेवल पे मेरे हिसाब से इन्होंने 2 ही लॉ दे रखे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। होगा और तो क्या ही होगा। आइए, इजी है लॉ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो सीधी सीधी बात यह है कि मास क्रिएट नहीं करा जा सकता, ना ही ये डिस्ट्रॉय किया जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास जो होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है, अगर रिएक्शन आपने बैलेंस रखी है तो। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल दे दूं कि फॉर एग्जांपल आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाते हैं। अगर आपने इसका 2 ग्राम लिया है और इसका 3 ग्राम लिया है तो ये होगा 5 ग्राम, यानी कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। लिख लीजिए इसको। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 2H2O। अगर इसका आप 2 ग्राम लेते हो, इसका 32 ग्राम लेते हो, इसका 4 ग्राम लेते हो, इसका 32 ग्राम लेते हो, तो इसका क्या मिलेगा? 36 ग्राम। अगेन रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्राउस्ट ने दिया था यार ये तो, प्राउस्ट। इसमें लिखिए
In a chemical substance, the elements are always present in definite proportions. In definite proportions by mass, irrespective of their source. Irrespective of their source. आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास नंबर पता है आपको? कार्बन का मास नंबर नहीं पता किसी को? कार्बन का मास नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का 16 और 32। जस्ट एक देख लो अभी फिर, 8 4 तिया 12 4 अट्ठे 32। ठीक है, ये मैंने लिखा है कार्बन का मास नंबर, और एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो दो का मिला के होता है 32। तो कार्बन का कितना है 12 और O2 का कितना है 32। कि सर हमें कैसे पता लगेगा? थोड़ा आप बड़े हो जाओगे, मैं याद करा दूंगा आपको, इजी। इनका सिंपल रेशियो लिया 3:8, यानी कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना होता है? 3:8। ये फिक्स है, किसी भी एक सब्सटेंस के लिए एलिमेंट के मास का रेशियो क्या है? फिक्स है, पहली चीज। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर, या आपने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करी है, या आपने कार्बन को जला दिया है, या आपने लेड कार्बोनेट को गर्म करा है, या सोडियम कार्बोनेट को गर्म करा है। कहने का मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कुछ भी रहा हो, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से आया हो, चाहे आपने निकाली हो, या आपने लकड़ी जलाई है, या सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने से आया है। ठीक है, अगर CO2 बना है तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? डेफिनेट होगा, फिक्स होगा, दैट इज 3:8 होगा। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए और इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। कहीं से भी आया हो, सोर्स कुछ भी आओ। अब जैसे आप कहते हो वाटर है, इधर आइए, एक और एग्जांपल देखिए, समझना। आप वाटर की बात करते हो, वाटर का मास नंबर पता है? 1 होता है, तो 2 हो गए, तो वाटर क्या 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, 1:8 का रेशियो है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है? 1:8। अब ये वाटर चाहे अमेरिका से आया हो, या किसी लैब में बना हो, या आपके RO का पानी हो, प्योर वाला बात कर रहा हूं मैं, या किसी रिवर का पानी हो, या बारिश का पानी हो, सोर्स कुछ भी हो सकता है, वट एवर द सोर्स। लेकिन अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो उसमें एलिमेंट का रेशियो क्या होगा? मास वाइज फिक्स होगा, दैट इज 1:8। यह है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लिख लीजिए। डन। तो कहने का मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, सोर्स कुछ भी रहा हो, किसी एक सब्सटेंस के लिए उसके मासेस का रेशियो, उसके एलिमेंट का रेशियो जो होता है मास का, वो फिक्स रहेगा। क्लियर? चल आइए, तो अभी तक महर्षि कनाड ने भी बोला कि देयर की अनडिविजिबल पार्ट मिलेगा, डेमोक्रेट्स और ल्यूसिपस ने भी बोला था, एंटोनी और लेवोशियर ने भी बोला था, सबने बोला था, बट किसी ने अभी तक एटम आइसोलेट नहीं करा था, किसी ने डिस्कवर नहीं करा था, इन्होंने सिर्फ बातें करी थी। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसको एटम की डिस्कवरी का सोर्स वो जाता है क्रेडिट, वो है डाल्टन, जॉन डाल्टन। discovered atom and gave atomic theory। तो एटॉमिक थ्योरी में इसने सबसे पहली बात क्या बताई? वही जो सबने कहा था कि किसी भी मटेरियल को आप तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, लास्ट में एक इनडिविजिबल पार्टिकल बचेगा जिसको आगे तोड़ नहीं सकते, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, तो पहली पोस्टुलेट तो ये कि इनडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी मैटर
इज कॉल्ड एटम। दूसरी बात क्या बोलता है, किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सब आइडेंटिकल है। कहने का मतलब कि अगर आप लेके आते हो आयरन, अब आयरन का सपोज करो आपने लिया एक रॉड ले ली, तो इसमें आयरन के एटम होंगे, इन सारे एटम में प्रोटॉन समझते हो, प्रोटॉन नहीं समझते हैं? प्रोटॉन सुना ही नहीं तुमने कभी, न्यूट्रॉन भी नहीं सुना है? तो जैसे ये आयरन की रॉड है, तो ये कई सारे एटम से मिलकर के बनी है, तो ये जितने भी आयरन के एटम हैं ये सब एक जैसे होंगे, सारे के सारे एक जैसे होंगे। कि सर एक जैसे से मतलब किसी भी एटम के अंदर, देखिए इधर आइए, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो एटम को जब आप आइसोलेट करते हो तो उसमें 3 एलिमेंट्री पार्टिकल निकलते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, और ये जो बाहर सर्कल बनाए हैं इनको हम बोलते हैं शेल। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 मिलते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। तो देयर आर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल इन एन एटम। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर? हर एक एटम में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। क्लियर? लेकिन जब आप कहते हो ये आयरन है, ये आयरन को हम कहते हैं एलिमेंट है। आयरन क्या है? एलिमेंट है। इस आयरन को बनाने के लिए जितने भी एटम लगे हैं ये सारे एटम एक जैसे होंगे, मतलब इस सब में प्रोटॉन की संख्या भी सेम होगी, न्यूट्रॉन की संख्या भी सेम होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होगी। 2 एटम एक जैसे तभी कहलाते हैं जब उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो। अगर ये अलग अलग हो गए तो एटम अलग अलग हो गया। तो डाल्टन ने एक बात बोली, ऑल द एटम्स of an element are identical। अब ये आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ? एक जैसे, कि मतलब उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। ठीक है? और अगर मैं कहता हूं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आर डिफरेंट। अब मैं लैंग्वेज की कॉपी करूं ना करूं वाली बात है। एटम्स डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। हाँ, हैव डिफरेंट मासेस। अब आपने बोला सर आप कॉपर ले लो, ये आपने ले ली कॉपर की रॉड। इधर देखिए, ये कौन सी थी? आयरन। आपने कॉपर की ली, तो यहां पे कॉपर के भी एटम होंगे, कॉपर में भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आयरन में प्रोटॉन की संख्या होती है 26, और कॉपर में प्रोटॉन की संख्या होती है 29। तो दोनों अलग अलग हैं, कॉपर का एटम अलग, आयरन का एटम अलग। लेकिन इस दुनिया में जितने भी आयरन के एटम हैं
सब में प्रोटॉन कितना मिलेगा? 26। और इलेक्ट्रॉन भी कितना मिलता है? 26। जितना प्रोटॉन होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद रखना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना मिलेगा? 29। सीख जाओगे आप, धीरे धीरे बड़े होगे ना। न्यूट्रॉन 56, 50, 30, 40, 50, 30 होगा। 30 न्यूट्रॉन मिलेगा सब में, जबकि इसमें अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे, बट ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं तो दोनों के एटम भी अलग अलग होंगे। इतनी सी बात है, लिख लीजिए इसको। और यहां लिख लेना, फॉर प्रॉपर लैंग्वेज फॉलो नोट्स। फॉर प्रॉपर लैंग्वेज, ये तो मैंने ऐसे ही तोड़ करके लिखा दिया है। शेल न्यूक्लियस के चारों ओर वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे सन के चारों ओर प्लेनेट घूमते हैं ना बेटा, तो ये भी शेल कहलाता है। हमारी अर्थ का एक अपना शेल है जिसमें अर्थ घूमती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का भी अपना शेल होता है। जो रोल सन प्ले कर रहा है वही रोल यहां पे न्यूक्लियस प्ले करता है। जो रोल प्लेनेट प्ले करेंगे वही इलेक्ट्रॉन करेंगे। इलेक्ट्रॉन जहां घूमते हैं उनको शेल कहते हैं, प्लेनेट जहां घूमते हैं उनको भी हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट भी तो कहते हैं ना, अर्थ की अपनी ऑर्बिट है, तो वही ऑर्बिट या शेल, बात एक ही है। अगला लिखिए, एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, हाइड्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से कंबाइन होगा। सॉरी, हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन होकर के वाटर का एक कंपाउंड बनाएंगे। कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर के CO2 बनाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा कार्बन का एटम मिल गया, नहीं, आधा पॉसिबल नहीं। या तो होगा एक, क्योंकि एटम आधा थोड़ा बांट ही नहीं सकते उसको तो आप। तो ये है आपके पास अगली बात कि एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड इन होल नंबर, मतलब आधा डेढ़ ऐसा एटम नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यही है थोड़ी बहुत बातें जॉन डाल्टन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एटम का साइज बहुत छोटा होता है ना, आंखों से नहीं दिखता, लेकिन लिखना, नोट करके लिखिए, एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन। Atoms are very small and cannot be seen even by strong या पावरफुल माइक्रोस्कोप। और एटम का साइज कितना होता है? यानी कि एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक साइज 10 की पावर -9 मीटर की ऑर्डर की होती है। सोचो कितना छोटा होता होगा, इसके 10 की पावर 9 लगा दो, यानी कि 0.000000, इतना छोटा होता। ठीक है, लिख लीजिए, एटॉमिक साइज 10 की पावर -9 मीटर, यानी कि नैनोमीटर में होती है। नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। चलिए, तो ये हमने छोटी छोटी बातें कर ली है। ठीक है, अब मेरा मन ये कर रहा है कि आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक के लिखा दूं
उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर सब पहले बता दूं, बेसिक्स कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद में हम इस चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हाँ पूरी याद कराते हैं एक बार में। ठीक है, आइए हेडिंग लिखिए बेसिक्स। पहले बेसिक्स कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर समझ में आएगा आपको। ये तो थ्योरी थी, मैंने करा दी। बेसिक्स एक साथ ही कराएं क्या? चलो लिख लो। आइए देखिए, एटम सेंटर में कौन होता है किसी भी एटम के? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? ये कैसा होता है? यानी कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आता है? क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। और चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से, ठीक है। ओके, एक वर्ड इसमें है एटॉमिक नंबर। पहले देख लीजिए, एटॉमिक नंबर को हम सिंबल बताते हैं जेड। क्या होता है एटॉमिक नंबर? किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वो कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एक होता है मास नंबर। मास नंबर को हम ए से बताते हैं। बेसिकली किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दो तो हमारे पास एटॉमिक नंबर निकलता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है हमारे पास मास नंबर। तीसरी बात, किसी भी एटम के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिए, तीन और इंपॉर्टेंट बातें। चलिए, हो गया। अब सुनिए, जितने प्रोटॉन, तीन ही चीजें है ना, ये तीन एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। सोचो, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो कौन सा चार्ज आएगा? और अगर दोनों ही बराबर है तो न्यूट्रल। और किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, हेंस एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। बात समझ में आ गई? चलिए और सुनिए, अब एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसका तरीका देख लीजिए। किसी भी एटम को अगर आपको लिखना है, सपोज करो एक्स एक एटम है, तो उसके नीचे यहां पर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। या फिर यहां जेड लिख लो, यहां ए लिख लो, या फिर यहां जेड लिख लो, यहां ए लिख लो, या फिर यहां जेड यहां ए। कहने का मतलब जेड नीचे और ए ऊपर। इस तरह से किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 11 सोडियम 23, कितना एटॉमिक नंबर है इसका? एटॉमिक नंबर कितना है? ये जेड बताएगा ना नीचे वाले को। और मास नंबर 23। तो इसमें एटॉमिक नंबर हो गया 11 और मास नंबर हो गया 23। क्लियर है? ओके, और सुनो, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन। यानी कि 23 में से 11 तो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने बचे? 12। तो
अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जा सकती है। 23 में से 11 माइनस करोगे, न्यूट्रॉन आ जाएगा। लिखिए इसको। हमें एटॉमिक नंबर 20 तक याद होने चाहिए और उनके मास नंबर भी याद होने चाहिए, तब हमारे को केमिस्ट्री में मजा आ सकता है। अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है।